Assalamu alaikum everyone and welcome my channel History with Samina. Today I'm here again with the lecture part 2 continuing with the same chapter, that is the rise of nationalism in Europe, which is in class 10. सो प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हुए जहाँ हमने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने सम स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू क्रिएट a sense of collective belonging. Then in 1804 नेपोलियन सिविल कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 was introduced और उसका क्या इम्पैक्ट रहा फ्रांस पे, उसमें हमने देखा कि देयर वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन ऑफ द लोकल पीपल, जो फ्रेंच टेरिटरी के जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, देयर वाज मिक्स्ड रिएक्शन। कुछ लोगों को लगा कि हम एक नई फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगा कि हमारे पावर्स फिर से वापस छीन लिए गए, कुछ लोगों को लगा कि हम रिपब्लिकन गवर्नमेंट के नज़दीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन हम पे अब फिर से डिक्टेटरशिप आ गई। वी हैव सरेंडर्ड आवर इंडिपेंडेंस टू डिक्टेटरशिप। सो उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में फिर से रिकैप्चुलेट करती हूँ। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर वहाँ पे रॉबस्पायरी का रूल आया, उसके बाद डायरेक्टरी का रूल आया। तो 1799 में नेपोलियन ने कॉन्क्योर किया, ओवरथ्रो किया डायरेक्टरी रूल को, और फ्रांस नेपोलियन के कब्जे में आ गया और वहाँ पे डिक्टेटरशिप स्टार्ट की, डिक्टेटर सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई। तो 1804 में नेपोलियन ने फिर सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताया कि इस चैप्टर में हम दो चीज़ें साथ साथ पढ़ रहे हैं, वन इज स्टोरी लाइन एंड अनदर वन इज आइडियोलॉजिकल लाइन। यानी कि स्टोरी भी हम कंटिन्यूटी के साथ, पैटर्न के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में ही देयर वेयर सम पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे दूसरे सब टॉपिक के साथ, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ nationalism in Europe, there were regional states, there were regional variations, there were languages, there were different empires and cultures। तो ये हम नेशनलिज्म पूरे यूरोप में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट थी। बट साइमल्टेनियसली जो हमने पढ़ा कि नेपोलियन का रूल था, साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग सोसाइटी में रहते थे, लाइक एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास। हुवर एरिस्टोक्रेसी वर एलीट क्लास और हायर क्लास, जो ये जो है मोनार्की रूल या उनको फेवर करते थे, जो नोबल फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, रॉयल फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे, उनके पास ऑलरेडी अपना पैसा बहुत था, दे वर वेल एजुकेटेड एज वेल। लेकिन इसी बीच में सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग इमर्ज हो गए, एक नया न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो गया। ये कैसे इमर्ज हो गया? बेसिकली जो ये चेंज इंट्रोड्यूस की गई भाई रेवोल्यूशनरीज ने और भाई नेपोलियन ने, उसकी वजह से जो बिजनेस क्लास है उन्होंने पैसा, अच्छा खासा पैसा भी कमाया, एंड ऑल्सो जो जब उन्होंने पैसा कमाया तो दे स्टार्टेड टू गेट एजुकेशन। डिफरेंट जगहों पे वो गए, डिफरेंट कंट्रीज में वो गए हायर एजुकेशन गेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली एजुकेशन से ही इंसान का दिमाग खुलता है, एजुकेशन से ही इंसान को सही और गलत में पहचान होती है। And they read about the different philosophers, their ideas, different thinkers and different revolutions as well। तो जिसकी वजह से उनका एक लिबरल थॉट क्रिएट हो गया था। सो न्यू मिडिल क्लास पीपल, दे वर आल्सो कॉल्ड लिबरल्स। तो ये एरिस्टोक्रेसी और अभी जो न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी के थे, इन दोनों आइडियोलॉजी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। एरिस्टोक्रेसी और एरिस्टोक्रेटिक लोग वो थे इस सोच के कि हमारी कंट्री में और हमें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? मोनार्की रूल था, हेरिडिटरी रूल था, क्योंकि उस रूल में, उस एडमिनिस्ट्रेशन में ये एरिस्टोक्रेसी क्लास जो थे, ये जो कंजर्वेटिव्स थे, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते थे बाय दीज मोनार्क्स। तो लेकिन न्यू मिडिल क्लास, चूंकि ये वेल एजुकेटेड, दे वर आल्सो वेल एजुकेटेड, इन्होंने डिफरेंट फिलोसोफर्स को पढ़ा था, डिफरेंट थॉट्स को पढ़ा था। तो दे केम टू नो अबाउट द प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी। हमें गवर्नमेंट कैसी बनानी है, हमें अपनी सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होनी चाहिए। सो
इस 19th सेंचुरी यूरोप में देखा गया है कि वहाँ पे न्यू मिडिल क्लासेस इमर्ज हो गए। ये न्यू मिडिल क्लासेस दे वर ऑफ लिबरल थॉट्स। व्हाट डज लिबरल nationalism stand for, or what does liberalism stands for? Liberalism, basically the word liberalism or the liber, the word, its origin has been taken from the later root word liber, which means free, freedom for individual and equality for all. That means जो ये न्यू मिडिल क्लास लोग थे, न्यू मिडिल क्लास सोच के लोग थे, ये लिबरल आइडियाज़ के थे। दे वांटेड टू हैव लिबरल नेशनलिज्म, जिसमें they wanted to have freedom for everyone, freedom for all individuals and equality for all. हमारी जो they believed in political liberalism and economic liberalism. ये जो liberals थे, जो 19th century के liberal, especially जो 19th century के liberals थे यूरोप में, they believed in political liberalism where they declared that the concept of government should be by consent, यानी कि जो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो लोग अपने कंसेंट से इलेक्ट करने चाहिए। इन शॉर्ट, जिसको हम इन अदर वर्ड्स वी कैन से बाय कास्टिंग देयर वोट, उनकी रजामंदी से अपने वो रिप्रेजेंटेटिव्स वोट कास्ट करके ही इलेक्ट करेंगे। लेकिन ये 19th सेंचुरी के जो यूरोप के लिबरल्स थे, दे सेड दैट वुमेन फोक शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल फील्ड। यानी कि ये जो है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि वोट देना या वोट डालने का जो हक है वो सिर्फ मैन फोक को दिया जाएगा। वुमेन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। एंड दे आल्सो बिलीव्ड इन इकोनॉमिक लिबरलिज्म। वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में भी बिलीव करते थे, विच मीन्स फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि ये जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन और मर्चेंट्स, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी कि इकोनॉमिक फील्ड में भी फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी को। जिस तरीके से वो पैसे कमाएगा, उनको किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की ड्यूटीज़ या रेवेन्यू और टैक्स पे नहीं करना चाहिए, ताकि सोसाइटी का जो अपार्ट फ्रॉम दीज नोबल्स और हायर क्लास सेक्ट जो सोसाइटी के हैं, उनके अलावा बाकी जो लोग हैं उनको भी मौका देना चाहिए कि वो भी अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सके। सो दिस इज़ व्हाट द इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाज फॉर देम। तो जिसके लिए प्रूशिया ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने ज़ोल्वेरियन बनाया था। ज़ोल्वेरियन वाज अ ट्रेड यूनियन जो प्रूशिया ने बनाया था। प्रूशिया का स्टार्टिंग इनिशिएटिव था, जहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन जो थी, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस फॉर इन इकोनॉमिक फील्ड फॉर डिफरेंट बिजनेसमैन एंड दीज मर्चेंट्स, उन्होंने वो ख़त्म कर दी, जो प्रूशिया के लिबरल्स थे। तो लेकिन जो कंजर्वेटिव्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंजर्वेटिव्स को पता थी कि अगर हमने गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनाई तो हमारे जो प्रिविलेजेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमने गवर्नमेंट बाय कंसेंट बनाई तो दैट मीन्स सोसाइटी में हमारा पावर और हमारी पोजीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो मोनार्की रूल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दे बिलीव्ड कि चेंजेस आनी चाहिए, कंट्री में चेंजेस आनी चाहिए, सोसाइटी में, लेकिन दे were not ready to accept the political changes like चूंकि ये मोनार्क जो थे, किंग्स जो थे, वो भी वारफेयर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे बहुत ज़्यादा। तो हाँ, अब अगर वारफेयर एक्टिविटीज़ लाइक एग्जांपल है कि अगर जो वेपन्स वगैरह है, मॉडर्न वेपन्स, जिससे उनके ये एक्टिविटीज़ में हेल्प हो जाएगी, तो वो चीज़ें वो अडेप्ट करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वही रखना है। लेकिन लिबरल्स दे वर अगेंस्ट दिस, दे वांटेड टू हैव अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि वोट डाल के ही हम अपने हेड को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करेंगे। जिसमें बाद में 1848 में जर्मनी में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे लिबरल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, लिबरल रेवोल्यूशन आ गया वहाँ पे। तो लेकिन ये कंजर्वेटिव्स जो थे, दे डिडंट वांट टू
accepted this sort of thought in their society. तो उसके लिए कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, कंजर्वेटिव्स चूंकि अब अगर हम फिर से वापस अपनी स्टोरी लाइन पे आ जाते हैं कि उस टाइम पे नेपोलियन रूल कर रहा था, नेपोलियन वांटेड टू एक्सपैंड हिज टेरिटरीज, लेकिन साथ साथ में फ्रांस में जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, जो रेवोल्यूशन वहाँ पे आया था, उसकी जो जैसी वो स्पार्क उसने यूरोप के बाकी कंट्रीज को भी टच किया था। यूरोप के बाकी कंट्री के जो लोग हैं उनके दिमाग में भी ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही थी कि हमें इस मोनार्की के रूल के खिलाफ एक साथ उठना है और इस मोनार्की रूल को ख़त्म करना है। साथ में डिफरेंट फिलोसोफर्स थे जो पॉलिटिकल नए पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनानी है, लोगों के पास अपनी पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए, वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी साथ साथ में। तो 1800 ऑफ a new conservatism after 1815, 1815 में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वापस जो रेवोल्यूशन ऑलमोस्ट पीक पे था फ्रांस में या बाकी कंट्रीज तक जो पहुंच चुका था यूरोप के, वो थोड़ा शांत हो गया। शांत कैसे हो गया, थोड़ा सा हम फिर से मैं आपको रिकैपिचुलेट करती हूँ। यहाँ पे 1789 में हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद नेपोलियन ने कोर्ट स्टार्ट हो गया 1815 में, लेकिन उसके बाद 1804 में, फिर 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू हो गया। बैटल ऑफ वाटरलू एक बैटल थी। वाटरलू इज़ अ प्लेस इन बेल्जियम। जब नेपोलियन ने बेल्जियम को कनक्योर करने के लिए वो वहाँ गया, तो वहाँ पे ऑलरेडी the military of other countries was also present there, uh, so that they can fight with the Napoleon's army. तो वहाँ पे जो बाकी कंट्रीज की मिलिट्री थी, मोनार्क्स ने, कंट्रीज वो उस टाइम नहीं बने थे, दे वेर दीज किंगडम्स ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स, दे आर कॉल्ड प्राब। प्राब, व्हाट डज प्राब हियर मीन? प्रूशिया की आर्मी थी, रशिया की आर्मी थी, ऑस्ट्रिया की आर्मी थी और ब्रिटेन की आर्मी थी। This they were all the monarchs of these countries, they were conservative, they come under the group of कंजर्वेटिव्स, वो कंजर्वेटिव्स के ग्रुप में आते हैं। तो जब बैटल ऑफ वाटरलू हो गई यहाँ से प्राब्स और नेपोलियन की आर्मी के बीच में, उसमें नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू हारा एंड ही वाज एब्डिक्टेड फॉर 4 days। तो उसके बाद उसको एग्जाइल किया गया वहाँ पे। एग्जाइल मीन्स वहाँ से निकाल देना। तो फॉर टू एसटी हेलेंस आइलैंड, एक यूरोप में ही है एसटी हेलेंस आइलैंड, तो उसको वहाँ पे एग्जाइल किया गया। तो जब ये जो है बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन ने हारा, तो अब चूंकि वो उसको एग्जाइल किया गया, अब जो नेपोलियन की टेरिटरी थी, उसका जो किंगडम था, उसने जो फ्रांस का एरिया एक्सपैंड किया था, फ्रांस की टेरिटरी को एक्सपैंड किया था, वो सारा आ गया अब इन्हीं प्राब कंट्रीज के भी अंडर। प्राब कंट्रीज थी प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। तो इन चार, ये जो चार कंट्रीज है, इन चार कंट्रीज ने आपस में एक ट्रीटी साइन की विच इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना वाज हेडेड बाय द ऑस्ट्रियन प्रिंस। ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस था जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच की ऑस्ट्रिया में ही ये ट्रीटी ऑफ वियना हुई। वियना इज़ अ प्लेस इन ऑस्ट्रिया। तो इस ट्रीटी को हेड भी किया ऑस्ट्रिया के प्रिंस ने ही, ड्यूक मैटरनिच ने। सो ड्यूक मैटरनिच हेडेड दिस ट्रीटी एंड दिस ट्रीटी, दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन दीज फोर कंट्रीज। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। क्या, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉर्बन डायनास्टी रोज टू पावर। बॉर्बन डायनास्टी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा रिकॉल करके। बॉर्बन डायनास्टी थी फ्रांस की डायनास्टी जो अंडर लुइस 16 जो था, वो बॉर्बन डायनास्टी का ही मोनार्क था। तो फ्रांस में जो डायनास्टी थी दैट वाज बॉर्बन डायनास्टी। उसी तरीके से हैबिसबर्ग एम्पायर, वो था ऑस्ट्रिया में, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे एम्पायर्स थे, मोनार्की रूल था। दिस वाज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना कि बॉर्बन डायनास्टी को फिर से पावर में लाना है। सेकेंड वन वाज सेटिंग अप ऑफ न्यू स्टेट्स इन फ्रांस बाउंड्रीज, यानी कि फ्रांस बाउंड्रीज पे हमें नए से नए स्टेट्स को सेटअप करना है, वो एरिया जिनको
नेपोलियन ने कॉन्क्योर किया था। रशिया गेनड न्यू टेरिटरीज, रशिया को भी नए टेरिटरीज दिए गए थे उन टेरिटरीज में जो नेपोलियन ने कॉन्क्योर किए थे। इसका मेन मकसद यही था कि ये जो है नेपोलियन की जो टेरिटरी है उसने जो भी चेंजेस किए हैं टू अनडू द चेंजेस ऑफ दैट हैज़ बीन डन बाय द नेपोलियन। ऑस्ट्रिया गेन्ड कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इटली, यानी कि नॉर्दर्न इटली जो है वो ऑस्ट्रिया को दिया गया। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड ऑल्सो द पोर्शन ऑफ सैक्सोना। मोनार्की गॉट रिस्टोर्ड, कंजर्वेटिव ऑर्डर गॉट रिस्टोर्ड, यानी कि कंजर्वेटिव जो थे, जो नेपोलियन के रूल में थोड़ा सा उनका पावर कम हो गया था, उसको फिर से वापस पावर में लाया गया। लेकिन ये चीज़ें होने के बाद देयर वेर सम पीपल हु वांटेड कि हमने अब अगर इतना स्ट्रगल किया तो क्या ये एक ट्रीटी हमारे इस डेकेड्स के स्ट्रगल को ख़त्म कर सकेगी, क्या हमारा जो स्ट्रगल है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए there were these conservatives in order to have a proper control over the Europe, इन conservatives ने कुछ ऐसे laws इम्पोज किए ताकि जो लोग हैं वो इनके खिलाफ ना जाए, क्योंकि लोग रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, लोग डेमोक्रेटिक रूल चाहते थे, लोग गवर्नमेंट पे कंसेंट फॉर्म करना चाहते थे। तो इसलिए लोग इनके खिलाफ ना जाए तो इन्होंने कंजर्वेटिव्स ने कुछ लॉज इम्पोज किए थे। उसमें से था सेंसरशिप लॉ, उसमें ये भी था दोज हु स्पीक अगेंस्ट दीज कंजर्वेटिव्स और हु गो अगेंस्ट देयर रूल दे विल बी अरेस्टेड, दे विल बी इम्प्रिजन्ड। इसके अलावा सेंसरशिप लॉज, यानी कि जो भी न्यूज़ वगैरह आएगी वो पहले वो प्रॉपरली चेक होगी, या इन कंजर्वेटिव रूल के खिलाफ बिल्कुल भी कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। इसके अलावा जो भी कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम या गोल ये होगा कि कंजर्वेटिव्स के खिलाफ लड़ना या कंजर्वेटिव्स के खिलाफ काम करना, दैट ऑल्सो बी बैंड, और उसके फॉलोअर्स, उसको चलाने वाले, दे कैन बी इम्प्रिजन्ड। लेकिन कुछ ये जो है कंजर्वेटिव्स, इनको पता थी कि कंजर्वेटिव्स को पता थी कि सोसाइटी में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रूल के खिलाफ हैं, और जो सोसाइटी में रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक या गवर्नमेंट टू फॉर्म गवर्नमेंट बाय कंसेंट जिनकी ऐसी सोच है। तो उन्होंने इस सोच को, इस सब को ख़त्म करने के लिए लॉज तो बनाए, लेकिन लोग भी पीछे नहीं रहे। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे विच आर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि इसमें हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ेंगे, रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड रेवोल्यूशनरीज एज वेल। तो हु वर दीज रेवोल्यूशनरीज? रेवोल्यूशनरीज वर दोज पीपल हु बिलीव्ड इन अपरूटिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि कंजर्वेटिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म करना है। ये रेवोल्यूशनरीज उसी में बिलीव करते थे। तो उसमें से देयर वाज वन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम इटली। जब इटली को 7 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया ने लिया, कुछ हिस्सा बॉर्बन डायनास्टी ने लिया, कुछ हिस्सा उसका चर्च ऑनर्स ने लिया। तो इस तरीके से ये जो इटली है, इटली को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। तो दैट मीन्स अगर एरिया को डिवाइड किया गया तो लोगों को भी डिवाइड किया गया। लेकिन ये उस 19th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया था कि वी बिलोंग टू वन टेरिटरी, हम एक ही टेरिटरी के अंडर लोग रहते हैं, हमारा गोल सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है। लैंग्वेज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप, क्योंकि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज वन नेशन स्टेट, तो इसलिए लैंग्वेज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे इन्होंने जब डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया, अपने इन कंजर्वेटिव्स ने आपस में ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों में ये नेशनलिस्टिक फीलिंग्स डेवलप हो गई, लोगों में ये सेंस आ गया कि नहीं, ये हम वी बिलोंग टू वन टेरिटरी, वी बिलोंग टू वन रीजन, हम सबकी बाउंड्री कॉमन एक बाउंड्री थी, लेकिन इन मोनार्क्स ने हमारी बाउंड्रीज अलग अलग कर दी और हमें डिफरेंट सेगमेंट्स में कर दिया। और साथ साथ में ही जो एरिया जिस मोनार्क के अंडर होता था, उस एरिया को वही उन्हीं की लैंग्वेज यूज़ करनी होती थी फॉर कम्युनिकेशन। लाइक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि
रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया, तो रशिया ने जब पोलैंड के उस पार्ट पे कब्जा किया तो दे बैनड टू स्पीक पॉलिश लैंग्वेज। पोलैंड के लोगों पे टोटल ही पॉलिश लैंग्वेज बैन होगी। सो इट इज़ कॉमन सेंस के अगर कोई कल हमें बताएगा कि कश्मीरी जो है वो कश्मीरी नहीं बोल सकते, उनको हिंदी या कोई और लैंग्वेज बोलनी है जो हमें नहीं आती होगी, obviously we will not accept this, we will start revolt and protest, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेम लाइक जब इन पार्ट्स को बोला गया, जो ये डिफरेंट पैच वर्क बना दिया गया और जिन इन कंजर्वेटिव्स ने आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जब उनको बोला गया कि वो अपनी ही लैंग्वेज को वहाँ की ही लैंग्वेज बोलेंगे, सो दैट गेव राइज टू वी कैन सी ना दे सो द सीड ऑफ नेशनलिज्म अमंग देम। उनके उनमें वो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई कि नहीं, हम तो हम जो हमारा दूसरा पार्ट किसी दूसरे मोनार्क के अंडर है, कल तक तो हम उन्हीं के साथ थे, वो तो हमारी टेरिटरी के सिटीजन है, हम तो एक ही टेरिटरी को बिलोंग करते हैं, हम तो एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज क्रिएट हो गए, रेवोल्यूशनरीज हु बिलीव इट इन अपरूटिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि कंजर्वेटिव रूल को ख़त्म करना। उसमें ग्यूसेपी मैज़नी वाज आल्सो वन ऑफ देम, जो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। ही वाज बोर्न इन जिनोवा इन 1807। He founded different secret societies when he raised his voice against the conservatism। तो conservatives ने इसको exile किया इटली से, और ये फिर फ्रांस भाग गया, फिर उसके बाद दूसरी जगह भाग गया। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, लाइक ही फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज़ में वो क्या करता था, अपनी आर्मी बनाता था, जहाँ पे अपनी आर्मी को तैयार किया, जहाँ पे वो उनको मोटिवेट करता था और अवेयर करता था अबाउट दिस पैच वर्क जो इन कंजर्वेटिव्स ने किया। और साथ साथ में ही इन्होंने ये सीक्रेट सोसाइटी सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बनाई, लाइक यंग इटलियन मर्सलीज, यानी कि फ्रांस मर्सलीज फ्रांस में एक जगह है, तो वहाँ पे यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। यंग यूरोप इन बर्नी, यंग यूरोप इन बर्न स्विट्जरलैंड की एक जगह है, दैट मीन्स उसने स्विट्जरलैंड में ये बनाई। तो ये सीक्रेटली उन्होंने इसने ये सोसाइटीज़ बनाई थी। पहले तो इनिशियली उसने अकेले ही ये काम किया, लेकिन बाद में उस पे बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज़ ने उसका साथ दिया, जिसकी वजह से सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ भी इंडिपेंडेंट हो गई इन मोनार्की रूल से। इन्होंने यूनिफाई किया अपनी कंट्री को, जो ये डिफरेंट पैच वर्क्स में डिवाइड किया गया था, डिफरेंट मोनार्क्स के अंडर थे। इन्होंने फिर इन रेवोल्यूशनरीज़ ने अपने इन कंट्रीज़ को, लाइक इटली उसका यूनिफिकेशन किया, जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एंड मैज़नी ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो ये नेशन है ये एक नेचुरल यूनिट है मैनकाइंड का, नेचुरल यूनिट, उसको एक नेशन स्टेट में ही रहना है जहाँ पे उन लोगों के साथ जो जिनका एक कॉमन मिशन है, कॉमन गोल है, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम रिलीजन फॉलो करते हैं और एक ही बाउंड्री में रहते हैं। एंड मैटरनिच, ड्यूक मैटरनिच, मैंने जो आपको बोला ड्यूक मैटरनिच, ही वॉज द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया का प्रिंस था। एंड ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि उसने बताया कि ये जो है गिसेपे मैज़नी, ये हमारे सोशल ऑर्डर का के लिए एक डेंजरस एनिमी है, दुश्मन है। अगर हमने इसको शायद अपनी इन कंट्रीज़ में रहने दिया तो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारा मोनार्की रूल या कंजर्वेटिव रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर इसको एग्जाइल किया गया था इसी इंटेंशन से कि ये जो है रिवोल्यूशनरी थॉट्स इसके ये उनको स्प्रेड ना करे, आगे तक ना फैलाए। लेकिन इसने सीक्रेटली ये सोसाइटीज़ बनाई, इसी ने ही नहीं लेकिन बाद में फिर बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज आए यूरोप में, जिन्होंने अपने अपने कंट्री में और एक दूसरे को भी साथ दिया ये अपनी कंट्रीज़ को यूनिफाई करने में। इतना ही नहीं, ड्यूक मैटरनिच ही आल्सो सेड दैट when France sneezes the whole Europe will get cold, और if France sneezes the whole Europe will get cold, यानी कि जो ये रेवोल्यूशन चल रहा था फ्रांस में, अगर हमने उसको ऑन टाइम कंट्रोल नहीं किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता से पूरे यूरोप में फैल जाएगा और हमारा जो पावर है, कंजर्वेटिव रूल है, हमारा जो मोनार्की रूल है, ये कहीं ना कहीं जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो इसके आगे हमारे और भी कुछ सब टॉपिक्स है, जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा दैट विल बी द
liberal revolution, unification of Italy, unification of Germany, and the strange case of Britain. So that will be discussed in next lecture. But don't forget to share and subscribe my YouTube channel, History with Samina. Thank you.